अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान और इस बार हाजिर हूँ एक बार फिर अपने नए लेसन के साथ सेकेंड ईयर इंग्लिश के लिए फॉर द नॉवल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। और प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन क्योंकि थोड़ा सा तवील है इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड करूँगा। आज आपके लिए मैं पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 के साथ भी हाजिर होऊंगा। तो आइए ज़रा विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस गेट स्टार्टेड। So starting the time with the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. As you can see on the screen, the novel that you can see on your screen before you is named as The Prisoner of Zenda, जिसका introduction आज आपके साथ briefly share करता चलूँ and it's part number 1. Introduction का part 1 आपके साथ आज share करने जा रहा हूँ. So here we go. सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के हवाले से। And let us meet सर एंथनी होप हॉकिंस, जिन्हें आप कॉमनली एंथनी होप के नाम से जानते हैं, जो कि 1863 में पैदा हुए और ही डाइड इन द ईयर 1933। तो इनके बारे में जाहिर है कि एक छोटी सी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। These are the points that you can see on the screen. That he was born on 9th February 1863 in London, और he was educated at Marlborough College, और उसके बाद बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने तालीम हासिल की और जहाँ पर इन्होंने PhD में डबल फर्स्ट हासिल किया। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन सोसाइटी रहे, मिडिल टेम्पर में लॉ की तालीम हासिल की और फिर 1887 में एट द एज ऑफ 24 इन्हें बार एसोसिएशन ने अप्रेंटिसशिप यानी कि इंटर्नशिप के लिए कॉल भी कर लिया। यहाँ से इनकी प्रैक्टिस का आगाज़ हुआ। तो एक अच्छे रिनाउंड लॉयर थे और लॉयर होने की हैसियत से ही वो काफ़ी कामयाब भी रहे, लेकिन लिखने का एक शौक़ था जिसके तहत उन्होंने अपनी 5 नॉवेल्स इन बिटवीन 3 to 4 years लिखी अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ, जो कि लॉयर होने की हैसियत से था। लेकिन उन 5 के 5 नॉवेल्स को लिखने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाए, वो नाकाम रहे और नतीजा ये निकला कि उन्होंने गिव अप करने का इरादा किया। देन ऑल ऑफ अ सडन ही हैड टू विजिट यूरोप। उन्हें पूरे यूरोप का दौरा करना था और यहाँ उनकी ज़िंदगी का, उनके राइटिंग करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। और यूरोप का दौरा करते हुए उन्हें एक किंगडम, जो कि किंगडम ऑफ बोहेमिया था, उसे उन्होंने व्यू किया और उसका चप्पा चप्पा देख लेने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। द कंट्री ऑफ बोहेमिया, द किंगडम ऑफ बोहेमिया उनके दिलो दिमाग से बिल्कुल उतर नहीं रहा था। तो ही डिसाइडेड टू राइट येट अनदर नॉवेल, और जहाँ उन्होंने ये सोचा कि ये वो उनका मेक और ब्रेक वाला नॉवेल होगा कि अगर उन्होंने इस नॉवेल में भी नाकामी हासिल की तो वो लिखना छोड़ देंगे। और वो था उनका छठा नॉवेल जिसका नाम था और नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो इस तरह उन्होंने अपने छठे नॉवेल की हैसियत से, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के नाम से जो नॉवेल लिखा, बहैसियत नॉवेलिस्ट वो मशहूर हुए। फाइनली एक अच्छे भरपूर करियर के बाद, इनफैक्ट ये उनका वाहिद नॉवेल था जो कामयाब रहा। इसके बाद उन्होंने जो कुछ लिखा वो भी नाकाम हो गया। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का सीक्वल भी लिखा, प्रीक्वल भी लिखा, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहा। ऐसा लगा था कि सिर्फ एक ही नॉवेल इन्हें लिखना था और जिस पर ये कामयाब रहे, और जिसके बाद ही डाइड ऑन 8th July 1933 इन सरे एट द एज ऑफ 70। तो आइए ज़रा इनके हवाले से कुछ यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। इनके लिखे हुए नॉवेल का तारुफ लेते चलें ज़रा जल्दी से। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा लिखा गया है 1893 में और इसे पब्लिश किया गया 1894 में, जब एंथनी होप हॉकिन यूरोप के दौरे से वापस आ चुके थे और उन्होंने किंगडम ऑफ बोहेमिया को रीनेम करके किंगडम ऑफ रूरिटानिया के नाम से उसे उन्हें पोर्ट्रे करना था। तो उन्होंने उसे अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया। अच्छा, ये दौर ऐसा था कि जहाँ पर यूरोप का क्योंकि उन्होंने दौरा किया था तो उसकी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की और उसकी मंजरकशी बहुत ज़्यादा की गई है इस नॉवेल के अंदर। तो 1890s में यूरोप कैसा दिखता था, ब्रिटेन कैसा दिखता था, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया गया। ये एक ऐसा दौर भी था कि जब लंदन में और पेरिस में बड़ी डेवलपमेंट्स भी की जा रही थी, बड़ी जदीद किस्म की डेवलपमेंट। एक ऐसा दौर था कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी इन्वेंट होना बाकी थी, जैसे सिनेमा, थिएटर और रेडियो को अभी भी इंट्रोड्यूस किया जाना था। ख़ासतौर पे ड्रेसडन एक ऐसा शहर था जर्मनी का कि जो सिनेमा के लिए काफ़ी फेमस था, और वो वाहिद शहर था कि जहाँ पूरे यूरोप में लोग सिनेमा का व्यू करने के लिए अगर जाया करते थे तो दे वुड ऑलवेज गो टू ड्रेसडन।
तो जरा फोकस बनाए रखिएगा। ये तो तारुफ था आपका प्ले का। अब बात करते चले नॉवेल में मौजूद जगहों के हवाले से, जरा फोकस बनाए रखिएगा। यहाँ पर मैंने दो तरह की जगहों को आपके सामने स्क्रीन पर शो किया है। एक तो फिक्शनल प्लेसेस हैं, जिसे आप कह सकते हैं नॉन रियल प्लेसेस, इमेजिनरी प्लेसेस, जिन्हें बड़े आर्टिस्टिकली मिस्टर एंथनी होप ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और दूसरी जगहें आपके सामने नीचे आपको दिख रही होंगी, जिसे आप रियल प्लेसेस के नाम से देख सकते हैं। तो रियल प्लेसेस वो जगहें हैं जो मैंने येलो कलर से नीचे लिखी हुई हैं, कि जो एक्चुअली प्ले के अंदर यूज की गई हैं। जैसे ड्रेसडन का नाम यूज किया गया है, विच इज अ सिटी इन जर्मनी। जैसे टायरॉल का नाम यूज किया गया है, विच इज अ स्टेट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। जैसे कि पार्क लेन लंदन यूज किया गया। पार्क लेन इज द नेम ऑफ अ स्ट्रीट फाउंड इन लंदन। ये वो जगह है जहां पर ऑथर खुद रहा करते थे इन पार्क लेन लंदन। तो ये वो जगहों के नाम है जो ओरिजिनल है। हाँ, जो जगहें इन्होंने फिक्शनली प्रपोज की हैं और जिस चीज को देखकर की हैं वो आप फिक्शनल प्लेसेस पर देख सकते हैं। उन्होंने किंगडम ऑफ रूरिटेनिया का नाम फिक्शनली ड्रॉ किया, और ये कुछ उन्होंने अपने जहन में किंगडम ऑफ बोहेमिया को देखते हुए किया था। स्ट्रेल्सा का नाम, जो कि कैपिटल सिटी के तौर पे रूरिटेनिया के हम देखेंगे, उसका नाम इन्होंने ड्रॉ किया, जो कि जाहिर है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ बोहेमिया, प्राग। तो प्राग इज द एक्चुअल कैपिटल, कि जिसको देखकर उन्होंने उसे रीनेम किया और फिक्शनल नेम स्ट्रेल्सा रखा। तो प्राग इज द कैपिटल ऑफ बोहेमिया, एंड इन द सेम वे स्ट्रेल्सा was portrayed as the capital of रूरिटेनिया। ज़ेंडा एक क्रिएटेड नाम है, बिल्कुल एंथनी होप का ऐसा कोई नाम हमें वर्ल्ड मैप में दिखता वैसे भी नहीं है। अगरचे बोहेमिया का जब उन्होंने दौरा किया था यूरोप में जाने के बाद, तो वहाँ पर एक छोटा सा टाउन था जो बड़ा हसीन था, फुल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फुल ऑफ सीनरिक ब्यूटी, के जो कह लीजिए प्राग से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्राग से 50 किलोमीटर की दूरी पर उस जगह को उन्होंने ज़ेंडा का नाम दिया, और ज़ेंडा के नाम से उसी जगह को उन्होंने पूरे तौर पे पोर्ट्रे किया। तो इस नॉवेल में 3 जगहों के नाम हैं जिस पर ऑथर ने पूरी कहानी लिखी है। एक तो कंट्री का नाम है रूरिटेनिया, जिसकी किंगडम की बात हो रही है, तो वी टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ रूरिटेनिया। द सेकंड ऑफ विच इज स्ट्रेल्सा, कि जिसको उन्होंने प्राग का नाम चेंज करके उसके स्ट्रेल्सा का नाम दिया है, विच इज द कैपिटल ऑफ रूरिटेनिया। एंड देन अ ब्यूटीफुल टाउन ऑफ ज़ेंडा, जो कि स्ट्रेल्सा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तो 3 जगह हैं। तो रूरिटेनिया आखिर कहाँ है? एक इमेजिनरी किंगडम है, जैसे कि आप सुन चुके हैं, जो कि ठीक उस जगह पे है जहां पर आज ऑस्ट्रिया और हंगरी को देखा जा सकता है इन द वर्ल्ड मैप। और ये जर्मनी के साउदर्न पार्ट में पाया जाता है, और फ्रांस के भी इसके पोर्शन लगते हैं। यानी कंट्री का मैप आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की फैमिलीज की बात हुई है। पहली फैमिली है एल्फबर्ग्स, जो कि बिलोंग करती है रूरिटेनिया से, और जो कि रॉयल फैमिली कहलाती है, रूलिंग फैमिली कहलाती है, कि जिसके मर्दों की आइडेंटिटी ये है कि उनके बाल लाल हैं और उनकी नाक पॉइंटेड है। और इस तरीके से एक फैमिली इंग्लैंड में रहती है, जिन्हें आप रेसिडेंट्स के नाम से या तो जानते हैं या तो बर्लेसन्स के नाम से आप जान सकते हैं, जो कि एक शरीफ घराने, एक नोबल फैमिली है, जो कि पार्क लेन लंदन की रिहायशी है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट जानने के लिए हम वेट करेंगे अपने अगले लेक्चर के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज गुड बाय।